दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस सिखाने वाला हूं, जिसको कि अगर आपने एक बार सही से समझ लिया और सीख लिया तो आपको अच्छी अंग्रेजी लिखने और बोलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है किसी सेंटेंस को सही तरीके से इंग्लिश में फ्रेम करने में, और उससे भी पहले यह पहचानने में कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है। क्योंकि आप पहले पहचान करेंगे कि कोई सेंटेंस किस टेंस में है, तभी तो उस पार्टिकुलर टेंस के रूल्स की मदद से उस सेंटेंस को इंग्लिश में फ्रेम कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप आसानी से पहचान लेंगे कि कोई सेंटेंस किस टेंस में है और उसे सही तरीके से इंग्लिश में फ्रेम कैसे करना है। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनके कि आंसर्स आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। अगर आपके आंसर्स सही हुए तो मैं समझूंगा कि मेरा आपको टेंसेस पढ़ाना सार्थक हुआ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये पहचानना सीखेंगे कि कोई सेंटेंस किस टेंस में है। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि टेंस वास्तव में है क्या। दोस्तों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि टाइम को ही टेंस कहा जाता है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। टाइम और टेंस के बीच के अंतर को आप टेंस के एक्चुअल डेफिनेशन से समझ सकते हैं। टेंस यानी कि काल, क्रिया का वह रूप है जो सामान्यतः कार्य के होने के समय साथ ही साथ उसके जारी रहने या पूरे हो जाने की स्थिति को दर्शाता है। यानी कि टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय द वर्ब to indicate time, also continuance और completeness of action etc. टेंस की इस डेफिनेशन में आप देख सकते हैं कि टेंस सिर्फ टाइम को ही नहीं दर्शाता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि काम यानी कि वर्क अभी चल रहा है या खत्म हो चुका है। यानी कि टेंस में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, पहला टाइम और दूसरा वर्क। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइम तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट यानी कि जो चल रहा है, दूसरा पास्ट यानी कि जो बीत गया, और तीसरा फ्यूचर यानी कि जो आने वाला है। और टेंस की डेफिनेशन के अनुसार वर्क हमारे पास अभी दो तरह के हैं, पहला जो कंटिन्यूअस है यानी कि जो जारी है, और दूसरा जो परफेक्ट है यानी कि जो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। जैसे वह खेल रहा है, ये काम अभी जारी है, कंटिन्यूअस है, और वह खेल चुका है, ये काम पूरा हो गया है यानी कि कंप्लीट है, परफेक्ट है। अब इन दो वर्क की मदद से हम दो वर्क और बना सकते हैं। पहला वो जो दोनों ही ना हो, यानी कि जिसमें यह पता ही ना चलता हो कि काम अभी कंटिन्यू है या परफेक्ट हो गया है। जैसे वह खेलता है, इसमें हम ये नहीं बता सकते कि अभी वह खेल रहा है या वह खेल चुका है, बस स्वभावतः या सामान्यतः वह खेलता है, हमें बस इतना पता है। ऐसे वर्क को हम कहते हैं इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब होता है जो निश्चित ना हो, डेफिनिट ना हो कि काम अभी जारी है या खत्म हो चुका है। दूसरे तरह का वर्क हम बना सकते हैं जो दोनों ही हो, कंटिन्यूअस भी और परफेक्ट भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई काम पूरा भी हो चुका हो और जारी भी हो। तो यहाँ पर आपको परफेक्ट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। परफेक्ट का मतलब यहाँ पर एक फिक्स समय से है। यहाँ पर काम एक परफेक्ट यानी कि फिक्स समय से शुरू होकर अभी तक कंटिन्यू है, इस बात का पता चलता है। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, सीता 2 घंटों से खाना पका रही है। यहाँ काम किसी परफेक्ट यानी कि फिक्स समय से, जैसे 2 घंटों से या सुबह से शुरू होकर अभी तक जारी है, इस बात का पता चलता है। इस तरह के वर्क को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। अब इन तीन तरह के टाइम को हम इन 4 तरह के वर्क से कंबाइन करते हैं तो हमें कुल 12 तरह के टेंसेस मिलते हैं। 3 चौके 12। प्रेजेंट का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट का पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह आप देख सकते हैं कि टेंस टाइम और वर्क का कॉम्बिनेशन है। अब अगर आपने इतनी बातों को अच्छे से समझ लिया है तो आप अब किसी भी वाक्य को देखकर आसानी से बता सकते हैं कि वो किस टेंस का है। आपको केवल ये याद रखना है कि वाक्य के अंत में अगर हूँ, है, हो इत्यादि आता है तो वो प्रेजेंट में है, अगर था, थे, थी इत्यादि आता है तो वो पास्ट में है, और अगर गा, गे, गी इत्यादि आता है तो वो फ्यूचर में है। अब मैं आपके सामने कुछ वाक्य दे रहा हूँ जिसको कि देखकर आप आसानी से बता सकते हैं कि ये किस टेंस में है। जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है, खेलने का काम वर्तमान समय में जारी है, इसीलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। वह फुटबॉल खेल रहा था, खेलने का काम बीते हुए समय में जारी था, इसलिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। वह फुटबॉल खेलता रहेगा, खेलने का काम आने वाले समय में जारी रहेगा, इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। वह फुटबॉल खेल चुका है,
खेलने का काम वर्तमान समय में पूरा हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। वह फुटबॉल खेल चुका था, खेलने का काम बीते हुए समय में पूरा हो चुका था, इसीलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। वह फुटबॉल खेल चुका रहेगा, खेलने का काम आने वाले समय में कंप्लीट हो चुका रहेगा, इसीलिए ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। वह फुटबॉल खेलता है, खेलने का काम अभी जारी है या पूरा हो चुका है ये हमें नहीं पता, यानी कि ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, इसीलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। वह फुटबॉल खेलता था, खेलने का काम बीते हुए समय में कंटिन्यू था या कंप्लीट हो चुका था ये हमें पता नहीं, बस स्वभावतः या सामान्यतः वह फुटबॉल खेलता था, हमें बस इतना पता है, इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। वह फुटबॉल खेलेगा, खेलने का काम आने वाले समय में जारी रहेगा या पूरा हो चुका रहेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। वह 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ खेलने का काम वर्तमान समय में जारी है, लेकिन इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक परफेक्ट टाइम यानी कि फिक्स टाइम भी दी गई है 2 घंटों से, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। उसी तरह वह 4 बजे से फुटबॉल खेल रहा था, यहाँ खेलने का काम बीते हुए समय में एक परफेक्ट टाइम से जारी था, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। वह सुबह से फुटबॉल खेलता रहेगा, यहाँ खेलने का काम आने वाले समय में एक दिए गए फिक्स समय से जारी रहेगा, इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। मुझे लगता है कि अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई वाक्य किस टेंस में है। चलिए अब हम वाक्यों को इंग्लिश में फ्रेम करना सीखते हैं। सबसे पहले हम इंडेफिनिट टेंसेस को सीखते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखिए। आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनसे हमें यह पता नहीं चलता कि काम अभी जारी है या पूरा हो चुका है। जैसे वह फुटबॉल खेलता है, यहाँ खेलने का काम कंटिन्यू है या परफेक्ट हो चुका है, ये इंडेफिनिट है यानी कि अनिश्चित है। बस स्वभावतः या सामान्यतः वह फुटबॉल खेलता है, हमें बस इतना पता है। यानी कि इस टेंस से ऐसे कार्यों का बोध होता है जो वर्तमान समय में स्वभावतः या सामान्यतः होते हैं। जैसे मैं किताबें पढ़ता हूँ, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तुम बर्गर खाते हो, तुम लोग इतिहास पढ़ते हो, वह मेरी मदद करता है, सीता खाना पकाती है, वे लोग सच बोलते हैं। पहचान के रूप में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर वाक्यों के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो, ता है, ती है इत्यादि लगा रहता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में फ्रेम कैसे करना है। ज़्यादातर सेंटेंसेज में 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, वर्ब वह होता है जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर वो काम हो रहा है। जैसे मैं किताबें पढ़ता हूँ, यहाँ सब्जेक्ट वो है जो काम कर रहा है यानी कि मैं, वर्ब वह है जो काम हो रहा है यानी कि पढ़ता हूँ, और ऑब्जेक्ट वह है जिस पर वो काम हो रहा है यानी कि किताबें। अब हिंदी वाक्यों में तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब। लेकिन इंग्लिश में इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसीलिए मैं किताबें पढ़ता हूँ, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई रीड बुक्स। यहाँ मैं के लिए आई का प्रयोग हुआ है, पढ़ता हूँ के लिए रीड का प्रयोग हुआ है, और किताबों के लिए बुक्स का प्रयोग हुआ है। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसा कि आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स को पता होगा कि वर्ब्स की टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं, जिनमें से कि 3 फॉर्म्स मेन होती हैं। जैसे इट, एट, इटन, रीड, रेड, रेड, प्ले, प्लेड, प्लेड एटसेट्रा, जिनको कि हम V1, V2 और V3 कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देने पर हमें वर्ब की चौथी फॉर्म मिलती है, और s या es लगा देने पर हमें वर्ब की 5वीं फॉर्म मिलती है। वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स वाली वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तब हम वर्ब की 5th फॉर्म को यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में s या es लगा देते हैं। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। हालांकि ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी पर्सन वाली वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, इसका भी लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए आई यानी कि मैं और इसका प्लूरल फॉर्म वी यानी कि हम लोग, इनको फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत रखा जाता है। यू यानी कि तुम और इसका प्लूरल फॉर्म जो कि यू ही होता है यानी कि तुम लोग, इनको सेकेंड पर्सन के अंतर्गत रखा जाता है। और
ही शी इट या एनी सिंगुलर नाउन और इसका प्लूरल फॉर्म यानी कि दे या एनी प्लूरल नाउन, इनको थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखा जाता है। इस बात को आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, पहले मैं आऊँगा, उसके बाद तुम आओगे और उसके बाद वह या कोई और आएगा, यानी कि ही शी इट या एनी नेम, यानी कि आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन एंड ही शी इट या एनी नेम थर्ड पर्सन। अब चूंकि ही शी इट या एनी सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन है और सिंगुलर हैं यानी कि एक हैं, इसीलिए इनको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहा जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम सिर्फ इन्हीं के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादातर सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है तब। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताबें पढ़ता हूं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई रीड बुक्स। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। तुम बर्गर खाते हो, यू ईट बर्गर। तुम लोग इतिहास पढ़ते हो, यू स्टडी हिस्ट्री। वह मेरी मदद करता है। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमें यहाँ पर वर्ब के साथ एस या ईएस लगानी होगी, यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करनी होगी। इसीलिए इंग्लिश में हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही हेल्प्स मी। उसी तरह सीता खाना पकाती है, यहाँ भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी सीता कुक्स फूड। वे लोग सच बोलते हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे स्पीक द ट्रूथ। यहाँ हमने वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज की है, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है, और वर्ब के साथ एस या ईएस हम तभी लगाते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे। लड़का स्कूल जाता है, इसकी इंग्लिश होगी द बॉय गोज टू स्कूल। यहाँ वर्ब के साथ ईएस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में भी है और सिंगुलर नंबर में भी है, क्योंकि हम एक लड़के की बात कर रहे हैं। लेकिन लड़के स्कूल जाते हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी द बॉयज गो टू स्कूल। यहाँ वर्ब के साथ ईएस नहीं लगा है क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में तो है लेकिन सिंगुलर नंबर में नहीं है बल्कि प्लूरल नंबर में है, क्योंकि यहाँ पर हम एक से ज़्यादा लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, इंडेफिनिट टेंसेस के अंतर्गत हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को तो इंग्लिश में फ्रेम करना सीख लिया। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इस टेंस से ऐसे कार्य का बोध होता है जो बीते हुए समय में हुआ या होता था। जैसे वह अंडे खाता था, तुम फुटबॉल खेलते थे, मैंने किताबें पढ़ी, हम लोगों ने क्रिकेट खेला, तुमने बर्गर खाया, तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा, उसने मेरी मदद की, इत्यादि। पहचान के रूप में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए इत्यादि लगा रहता है। चलिए अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम कैसे करना है। जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती थी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसी तरह रहेंगे, बस बीच में हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। और इसमें पर्सन और नंबर का भी कोई चक्कर नहीं है, सब्जेक्ट किसी भी पर्सन या नंबर का हो, इस टेंस में तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगेगी। और मैं आपको बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक स्पेशल टेंस है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ की बोलचाल में सबसे ज़्यादा इसी टेंस का यूज़ होता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस में लगती है और किसी टेंस में नहीं। इसीलिए आप जहाँ कहीं भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म को देखें तो तुरंत पहचान जाएं कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कन्फर्म पता हो कि वो सेकेंड फॉर्म ही है, क्योंकि ज़्यादातर वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स सेम होती हैं। इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादातर सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने किताबें पढ़ी, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई रेड द बुक्स। रीड की सेकेंड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं लेकिन इनकी स्पेलिंग सेम होती है। हम लोगों ने क्रिकेट खेला, वी प्लेड क्रिकेट। तुमने बर्गर खाया, यू एट बर्गर। तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा, यू स्टडीड हिस्ट्री। उसने मेरी मदद की, ही हेल्प्ड मी। सीता ने खाना पकाया, सीता कुक्ड फूड। उन लोगों ने सच बोला, दे स्पोक द ट्रूथ। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। इस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि कोई काम भविष्य में सामान्य रूप से होगा। जैसे
मैं किताबें पढ़ूंगा, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, तुम बर्गर खाओगे, तुम लोग इतिहास पढ़ोगे, वह मेरी मदद करेगा, सीता खाना पकाएगी, वे लोग सच बोलेंगे। चलिए अब हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। इस टेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, लेकिन फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए हमें वर्ब के पहले शैल या विल हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना है। शैल या विल शब्द बनाया ही गया है फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए, यानी कि फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, चाहे वो इंडिफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादातर सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन के साथ यानी कि आई या वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इस रूल को हटा दिया गया है, अब हम सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ विल का ही यूज़ करते हैं। जैसे मैं किताबें पढ़ूंगा, आई शैल या विल रीड बुक्स। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल या विल प्ले क्रिकेट। तुम बर्गर खाओगे, यू विल ईट बर्गर। तुम लोग इतिहास पढ़ोगे, यू विल स्टडी हिस्ट्री। वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। सीता खाना पकाएगी, सीता विल कुक फूड। वे लोग सच बोलेंगे, दे विल स्पीक द ट्रूथ। चलिए इंडेफिनिट टेंसेस का काम हुआ खत्म। अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की ओर, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि वर्तमान समय में कोई काम हो रहा है, यानी कि कंटिन्यू है। जैसे मैं किताबें पढ़ रहा हूं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम बर्गर खा रहे हो, तुम लोग इतिहास पढ़ रहे हो, वह मेरी मदद कर रहा है, सीता खाना पका रही है, वे लोग सच बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इस तरह के वाक्यों को हमें इंग्लिश में फ्रेम कैसे करना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वैसे ही रहेंगे, बीच में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए, यानी कि कोई काम जारी है, ये दिखाने के लिए वर्ब के साथ लगानी होगी हमें आईएनजी, यानी कि V1 बन जाएगा हमारा V4। आईएनजी को बनाया ही गया है कंटिन्यूटी दिखाने के लिए। कंटिन्यूअस शब्द जिस भी टेंस में रहे वहां वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा ही लगेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूटी दिखाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, और प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग होगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि आई के साथ एम का यूज होता है, और ही शी इट या एनी सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का यूज होता है। बाकी सभी के साथ आर का यूज होता है। जैसे मैं किताबें पढ़ रहा हूं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम रीडिंग बुक्स। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम बर्गर खा रहे हो, यू आर ईटिंग बर्गर। तुम लोग इतिहास पढ़ रहे हो, यू आर स्टडीइंग हिस्ट्री। वह मेरी मदद कर रहा है, ही इज हेल्पिंग मी। सीता खाना पका रही है, सीता इज कुकिंग फूड। वे लोग सच बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ। चलिए अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि यह भी एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि इससे हमें यह पता चलता है कि बीते हुए समय में कोई काम जारी था। जैसे मैं किताबें पढ़ रहा था, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तुम बर्गर खा रहे थे, तुम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, वह मेरी मदद कर रहा था, सीता खाना पका रही थी, वे लोग सच बोल रहे थे, इत्यादि। इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश बनाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे ही स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे, यानी कि कंटिन्यूटी दिखाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी, लेकिन चूंकि ये पास्ट टेंस है इसीलिए हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर की जगह पर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब्स वाज या वर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज का प्रयोग हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही शी इट या एनी सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। बाकी सभी के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं किताबें पढ़ रहा था, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई वॉज रीडिंग बुक्स। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तुम बर्गर खा रहे थे, यू वर ईटिंग बर्गर। तुम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, यू वर स्टडीइंग हिस्ट्री। वह मेरी मदद कर रहा था,
ही वॉज हेल्पिंग मी। सीता खाना पका रही थी, सीता वॉज कुकिंग फूड। वे लोग सच बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग द ट्रूथ। तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कोई काम अगर भविष्य में जारी रहेगा तो उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे मैं किताब पढ़ता रहूँगा, या जिसको कि हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं, मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा। हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, या हम लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे। तुम बर्गर खाते रहोगे, तुम लोग इतिहास पढ़ रहे होगे। वह मेरी मदद करता रहेगा, सीता खाना पकाती रहेगी। वे लोग टीवी देखते रहेंगे, या वे लोग टीवी देख रहे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेज में हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वैसे ही रहेंगे, कंटिन्यूटी दिखाने के लिए वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगा, लेकिन फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर एक बात गौर कीजिएगा, जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, यहाँ पर हमने रहे के लिए तो आईएनजी लगा दिया, गागेगी के लिए भी शैल या विल लगाएंगे, लेकिन इस तरह के वाक्यों में कहीं ना कहीं होना शब्द भी आ रहा है, जिसके लिए हमें शैल या विल और मेन वर्ब के बीच एक और हेल्पिंग वर्ब बी का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि बी का मतलब होता है होना। इस प्रकार सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताबें पढ़ रहा होऊंगा, आई शैल बी रीडिंग बुक्स। हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम बर्गर खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग बर्गर। तुम लोग इतिहास पढ़ रहे होगे, यू विल बी स्टडीइंग हिस्ट्री। वह मेरी मदद करता रहेगा, ही विल बी हेल्पिंग मी। सीता खाना पकाती रहेगी, सीता विल बी कुकिंग फूड। वे लोग टीवी देखते रहेंगे, दे विल बी वॉचिंग टीवी। चलिए कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की बात हुई खत्म। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंसेस की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जो प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट हो चुके हैं, यानी कि वर्तमान समय में पूरे हो चुके हैं। जैसे मैं किताबें पढ़ चुका हूं, हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, तुम बर्गर खा चुके हो, तुम लोग इतिहास पढ़ चुके हो, वह मेरी मदद कर चुका है, सीता खाना पका चुकी है, वे लोग सच बोल चुके हैं, इत्यादि। पहचान के रूप में आप देख सकते हैं कि वाक्यों के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुका है, चुके हैं इत्यादि लगा रहता है। आइए अब हम देखते हैं कि इस तरह के वाक्यों को हमें इंग्लिश में फ्रेम कैसे करना है। परफेक्ट टेंसेज में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इनमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेंगे, बीच में आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट टेंस को दिखाने के लिए हम मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को लगाएंगे, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज का यूज हम केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, बाकी सभी के साथ हैव का यूज होगा। जैसे मैं किताबें पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड द बुक्स। हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। तुम बर्गर खा चुके हो, यू हैव ईटेन बर्गर। तुम लोग इतिहास पढ़ चुके हो, यू हैव स्टडीड हिस्ट्री। वह मेरी मदद कर चुका है, ही हैज हेल्प्ड मी। सीता खाना पका चुकी है, सीता हैज कुक्ड फूड। वे लोग सच बोल चुके हैं, दे हैव स्पोकन द ट्रूथ। अब इसी तरह के सेंटेंसेस में अगर हम है को हटाकर था लगा दें तो हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट से बदलकर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि इस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आएंगे जो बीते हुए समय में यानी कि पास्ट में पूरे हो चुके थे, यानी कि परफेक्ट हो चुके थे। जैसे मैं किताबें पढ़ चुका था, हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, तुम बर्गर खा चुके थे, तुम लोग इतिहास पढ़ चुके थे, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। पहचान के रूप में वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वैसे ही रहेंगे, और चूंकि ये एक परफेक्ट टेंस है तो बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी, लेकिन पास्ट टाइम को दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव की जगह पर इसकी पास्ट फॉर्म हैड लगेगी।
और इसमें पर्सन और नंबर वाला कोई चक्कर भी नहीं है, सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगेगा। इस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताबें पढ़ चुका था, आई हैड रेड द बुक्स। हम लोग क्रिकेट खेल चुके थे, वी हैड प्लेड क्रिकेट। तुम बर्गर खा चुके थे, यू हैड ईटेन बर्गर। तुम लोग इतिहास पढ़ चुके थे, यू हैड स्टडीड हिस्ट्री। वह मेरी मदद कर चुका था, ही हैड हेल्प्ड मी। सीता खाना पका चुकी थी, सीता हैड कुक्ड फूड। वे लोग सच बोल चुके थे, दे हैड स्पोकन द ट्रूथ। अब इसी तरह आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में अगर कोई काम पूरा हो चुका रहेगा यानी कि परफेक्ट हो चुका रहेगा तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। जैसे घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका रहूंगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका रहेगा, मैं किताबें पढ़ चुका रहूंगा, हम लोग क्रिकेट खेल चुके रहेंगे, सीता खाना पका चुकी रहेगी इत्यादि। पहचान के रूप में ज़्यादातर वाक्यों के अंत में चुका रहूंगा, चुकी रहूंगी, चुका रहेगा इत्यादि लगा रहता है। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे स्ट्रक्चर को ही फॉलो करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेंगे, बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैव का प्रयोग होगा, लेकिन फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए सब्जेक्ट और हैव के बीच में शैल या विल का प्रयोग होगा। यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी कि ही शी इट या एनी सिंगुलर नाउन के साथ भी हैव ही लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा। इसका कारण ये है कि ये दोनों लगातार नहीं आ रहे हैं, इनके बीच शैल या विल हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट का जो भी इफेक्ट होगा वो सिर्फ शैल या विल पर होगा, हैव पर नहीं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मैं किताबें पढ़ चुका रहूंगा, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई शैल हैव रेड द बुक्स। हम लोग क्रिकेट खेल चुके रहेंगे, वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। तुम बर्गर खा चुके रहोगे, यू विल हैव ईटेन बर्गर। तुम लोग इतिहास पढ़ चुके रहोगे, यू विल हैव स्टडीड हिस्ट्री। वह मेरी मदद कर चुका रहेगा, ही विल हैव हेल्प्ड मी। सीता खाना पका चुकी रहेगी, सीता विल हैव कुक्ड फूड। वे लोग सच बोल चुके रहेंगे, दे विल हैव स्पोकन द ट्रूथ। चलिए परफेक्ट टेंसेस की भी बात हुई खत्म। अब हम बात करते हैं टेंसेस की अंतिम कैटेगरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टेंस के वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि काम किसी परफेक्ट यानी कि फिक्स समय से शुरू होकर अभी तक जारी है, यानी कि कॉन्टिन्यू है। जैसे मैं 1 घंटे से किताबें पढ़ रहा हूँ, हम लोग 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम आधे घंटे से बर्गर खा रहे हो, तुम लोग 3 साल से इतिहास पढ़ रहे हो, वह सुबह से मेरी मदद कर रहा है, सीता 2 घंटों से खाना पका रही है, वे लोग 6 बजे से टीवी देख रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वर्क कंटिन्यू है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, यानी कि V4 का यूज होगा। और चूंकि टाइम हमारा परफेक्ट है यानी कि टाइम दिया गया है, इसीलिए उस टाइम को दिखाने के लिए हम ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का यूज करके उस टाइम को मेंशन कर देंगे। इस टेंस में प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में हम हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन यूज होगी और बाकी सभी के साथ हैव बीन यूज होगी। इस प्रकार सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। सिंस और फॉर दोनों का अर्थ है से। सिंस का यूज हम वहां करते हैं जहां पर एक पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि फिक्स टाइम दिया गया हो, जैसे 4 बजे से सिंस 4 o'clock, सुबह से सिंस मॉर्निंग, जनवरी से सिंस जनवरी। लेकिन जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम ना देकर एक टाइम पीरियड यानी कि समय अंतराल दिया गया हो तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं, जैसे 1 घंटे से फॉर एन आवर, 2 दिनों से फॉर 2 days, 3 साल से फॉर 3 years इत्यादि। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मैं 1 घंटे से किताबें पढ़ रहा हूं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह की गलती कर देते हैं कि
कि वे इस तरह का ट्रांसलेशन बना देते हैं, आई एम रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक परफेक्ट यानी कि फिक्स समय दे दिया गया हो तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस से बदलकर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है, और ऐसे वाक्यों की इंग्लिश हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स के ही मदद से बनाएंगे, न कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स की मदद से। जैसे हम लोग 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, इसकी इंग्लिश होगी वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock, न कि वी आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। तुम आधे घंटे से बर्गर खा रहे हो, यू हैव बीन ईटिंग बर्गर फॉर हाफ एन आवर। तुम लोग 3 साल से इतिहास पढ़ रहे हो, यू हैव बीन स्टडीइंग हिस्ट्री फॉर 3 years। वह सुबह से मेरी मदद कर रहा है, ही हैज बीन हेल्पिंग मी सिंस मॉर्निंग। सीता 2 घंटों से खाना पका रही है, सीता हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। वे लोग 6 बजे से टीवी देख रहे हैं, दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 6 o'clock। अब अगर इसी तरह के वाक्यों में हम है की जगह पर था लगा दें तो हमारा टेंस बन जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसकी स्ट्रक्चर में भी हमें बस हैज़ या हैव को हटाकर इसकी पास्ट फॉर्म हैड लगा देनी है। यानी कि सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जैसे मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर। हम लोग 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। तुम आधे घंटे से बर्गर खा रहे थे, यू हैड बीन ईटिंग बर्गर फॉर हाफ एन आवर। तुम लोग 3 साल से इतिहास पढ़ रहे थे, यू हैड बीन स्टडीइंग हिस्ट्री फॉर 3 years। वह सुबह से मेरी मदद कर रहा था, ही हैड बीन हेल्पिंग मी सिंस मॉर्निंग। सीता 2 घंटों से खाना पका रही थी, सीता हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। वे लोग 6 बजे से टीवी देख रहे थे, दे हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 6 o'clock। इसी प्रकार अगर कोई काम फ्यूचर में किसी परफेक्ट यानी कि फिक्स समय से शुरू होकर कंटिन्यू रहेगा तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं 1 घंटे से किताबें पढ़ता रहूँगा, हम लोग 4 बजे से क्रिकेट खेलते रहेंगे, तुम आधे घंटे से बर्गर खाते रहोगे, तुम 3 साल से इतिहास पढ़ते रहोगे, वह सुबह से मेरी मदद करता रहेगा, सीता 2 घंटों से खाना पकाती रहेगी, वे लोग 6 बजे से टीवी देखते रहेंगे। इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए शैल या विल का प्रयोग करेंगे, और बाकी का स्ट्रक्चर वही होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का था। सिर्फ यहाँ पर हैज़ का प्रयोग नहीं होगा, केवल हैव का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट और हैव के बीच में शैल या विल आ रहा है, इसीलिए सब्जेक्ट का इफेक्ट सिर्फ शैल या विल पर होगा, हैव पर नहीं। इस प्रकार इस टेंस के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे मैं 1 घंटे से किताबें पढ़ता रहूँगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर एन आवर। हम लोग 4 बजे से क्रिकेट खेलते रहेंगे, वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock। तुम आधे घंटे से बर्गर खाते रहोगे, यू विल हैव बीन ईटिंग बर्गर फॉर हाफ एन आवर। तुम लोग 3 साल से इतिहास पढ़ते रहोगे, यू विल हैव बीन स्टडीइंग हिस्ट्री फॉर 3 years। वह सुबह से मेरी मदद करता रहेगा, ही विल हैव बीन हेल्पिंग मी सिंस मॉर्निंग। सीता 2 घंटों से खाना पकाती रहेगी, सीता विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours। यहाँ ध्यान दीजिए कि ही और सीता के साथ भी हैज़ का प्रयोग नहीं बल्कि हैव का प्रयोग हुआ है। इसका कारण मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वे लोग 6 बजे से टीवी देखते रहेंगे, दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 6 o'clock। तो ये थे सभी 12 टेंसेस के कॉन्सेप्ट। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपकी समझ में ना आई हों, तो इसका एक ही उपाय है कि इस वीडियो लेक्चर को आप बार बार देखें और उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें जो आपकी समझ में ना आई हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप अपने सवाल मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब समय है क्वेश्चंस एंड आंसर्स का, यानी कि आपकी टेस्ट का। आपके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके आप इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपके आंसर्स को चेक करने की कोशिश जरूर करूंगा।
इस वीडियो लेक्चर में मैंने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन बताई है। टेंसेस के आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तथा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर करें ताकि वे भी टेंसेस के कॉन्सेप्ट को आसानी से लॉजिकली समझ पाएं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।